चैप्टर 3 लेसन 2 पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा बिजनेस संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में सिर्फ 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वो और उसकी पत्नी इतने ज्यादा अमीर है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का एम्पायर बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारी लाइफ में बहुत बड़ी कोई घटना ना हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन की रेट से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि ये अपने आप बढ़ सकती है। ये पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद ये पैसे का पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने एम्पायर चलाने का ऑप्शन चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए, आपकी नजर में कौन सी बुक अच्छी रहेगी, वगैरह वगैरह। सबसे अमीर बिजनेसमैन 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये सारे लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के हेड थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे। हार्वर्ड हॉम्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हेड थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर दो सबसे बड़े स्टॉक स्पेक्यूलेटर थे और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह से हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई, यानी ये बैंकरप्ट हो गए थे। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉम्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बात 1923 यानी कि 1923 की है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये 1929 के मार्केट क्रैश और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर बेशक बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। बदलाव ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है नॉलेज। अगर लोग फ्लेक्सिबल होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन बदलावों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत परेशानी से भरा होगा। बुद्धि से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर टिकेगा नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह समझ नहीं पाते कि असली बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, यानी कितना पैसा सेव कर पाते हैं। आपने पक्का लॉटरी जीतने वाले उन गरीबों की कहानियां सुनी होंगी जो अचानक से अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन प्रोफेशनल एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है, बेघर। आज ही के अखबार में एक नौजवान बास्केटबॉल प्लेयर की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था।
आज वो शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम पैसों पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वो सिर्फ 29 साल का है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया? इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया था, यानी हाथों से अंगूठी निकालने से मना कर दिया था, और जिसकी वजह से कार साफ करते हुए कार में निशान पड़ते थे और इसलिए उसकी खबर न्यूज़पेपर में छप गई। वो अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। 1997 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के बूम वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, पर मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि आपने कितना पैसा सेव किया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सेव करके रखा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था, ये थॉट, ये विचार मेरे दिमाग में हर बार भर जाता था। जैसा मैंने कहा कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे, दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी फाइनेंशियल नॉलेज या पैसे की समझ डेवलप करने पर भी जोर देते थे। अगर आप एक बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव यानी कि फाउंडेशन डालनी होगी। अगर आप किसी टाउन में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक 6 इंच कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल का सिस्टम उस जमाने का है जब खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी का बेस थी और ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से ही पैसे कमाते थे। आज भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है, इसीलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम अमीर होकर ही सॉल्व की जा सकती है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि अगर बिना फाइनेंशियल फाउंडेशन के किसी के पास पैसा आ भी जाएगा तो वो उसे जल्दी ही लूज कर देगा। एनीवे, माइक और मेरे लिए दोनों ही ऑप्शन संभव थे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। ये बहुत उलझन भरा सब्जेक्ट भी है, पर अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे सब्जेक्ट को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है कि हम इसे आसान बना सकते हैं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन डाली थी। क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका निकाला। सालों तक वे सिर्फ ड्राइंग बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम की मदद से इकोनॉमिक टर्म्स और पैसे के खेल को समझ लिया था, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने नंबर को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग एनालिसिस की जरूरत है, वो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल एनालिसिस कर सकता है। उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर है। मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करता क्योंकि मेरा एम्पायर छोटा है, पर हम दोनों की ही फाउंडेशन आसान थी। आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपके सामने वही आसान से ड्राइंग बनाऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वे आसान हैं, पर इन डायग्राम्स के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी फाउंडेशन पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया था। रूल नंबर 1, आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटीज का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा एसेट ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला रूल है, यही इकलौता रूल है। ये बहुत आसान लगता है, पर ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह रूल कितना इंपॉर्टेंट है।
ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे एसेट ही जमा कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का राज जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। एसेट क्या होता है? माइक ने पूछा। अभी उसके बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस बात को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी का यही प्लान होगा और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब यह है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि एसेट क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी और कहा, हाँ, ये इतना ही आसान है। अगर ये इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो लोग एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर ये इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं ये समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। वो बोले, बड़े लोगों को ये रूल समझाने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग खुद को ज्यादा स्मार्ट मानते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान बातों को समझ नहीं पाते। इसका कारण यह है कि उनकी एजुकेशन अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह वगैरह। ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल ये होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। बड़े लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मुश्किल जवाब ही ठीक होगा। अगर उन्हें किसी चीज का आसान जवाब बताओ तो वो उसे गलत मानते हैं। अमीर डैडी किस प्रिंसिपल में यकीन करते थे? यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड, जिसका मतलब है कि चीजें आसान ही रहने दो भाई। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के लिए लेसन को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की फाउंडेशन को ज्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह से मुश्किल बन जाती है? कोई ऐसा एसेट क्यों खरीदता है जो असल में लायबिलिटी होती है? और इसका जवाब हमें अपनी बेसिक एजुकेशन में मिलता है। एक्चुअली हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान ही नहीं देते और स्कूल की नॉलेज को हमेशा सही मानते हैं। सवाल यह है कि कोई चीज एसेट है या लायबिलिटी, ये पता कैसे चलेगा? अगर आप सचमुच खुद को कंफ्यूज करना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी हुई डेफिनेशन किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, पर दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। फिर भी हम एडल्ट लोग ये मानते हैं कि इतने आसान शब्द हम अगर किसी से पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हम पर हंसेंगे। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, एसेट को शब्दों के द्वारा नहीं, नंबर के द्वारा पढ़ा जाता है। और अगर आप नंबर को नहीं पढ़ सकते तो आपको एसेट और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है कि वो नंबर हमें बता क्या रहा है। ये शब्दों की ही तरह है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी था जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस मैनुअल को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था पर इसके बावजूद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे शब्दों को पहचानने में ए ग्रेड मिल रहा था पर उन्हें समझने में मुझे एफ ग्रेड मिल रहा था, यानी उन्हें समझने में मैं फेल हो रहा था। पर यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है।
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नंबर पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। यहां यह बताया जा रहा है कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स डेफिनेशन पर आपस में सहमत नहीं होते। वैसे तो इस बुक में डायग्राम्स दिए हैं, इनकम, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, एसेट और लायबिलिटी। इनकम और एक्सपेंसेस से इनकम स्टेटमेंट बनता है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह इनकम और खर्च के बारे में बताता है, यानी पैसा कहां से आया और कहां गया। और ये तो हम सब अपने घर में करते ही हैं। हम लिखते हैं कि इस महीने हमने कितने पैसे कमाए, यानी कितनी इनकम आई, और उसमें से हमने कितने पैसे किस किस चीज में खर्च किए। यानी इन 4 शब्दों में से ये 2 शब्द इनकम और एक्सपेंसेस तो हर किसी को पता है। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को अगले 2 शब्द या तो पता नहीं है, या फिर उन्हें हम ठीक से समझते ही नहीं हैं। और बाकी के ये 2 शब्द हैं एसेट और लायबिलिटीज। इन 2 शब्दों को, एसेट और लायबिलिटीज को, जब एक साथ लिखते हैं तो इसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये नाम आपने जरूर सुना होगा। बैलेंस शीट ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एसेट और लायबिलिटीज को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के रिलेशन को नहीं जानते। इस रिलेशनशिप को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था कि अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को आसान सी डेफिनेशन सिखाई। उन्होंने कहा कि एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। अच्छी, सिंपल और इजी टू यूज डेफिनेशन है ना? एसेट वो चीजें होती हैं जो मेरी जेब में पैसा डालती हैं, यानी ये हमें पैसा बना कर देते हैं, बिना हमारे काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम घर रेंट पर दे देते हैं और उसे खुद एक्टिवली मैनेज भी नहीं करते, तो ये घर हमारा एसेट बन जाएगा, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर भी हर महीने इससे रेंट आता रहेगा। और इसी तरह हमारी कोई शॉप है जिसे कोई और मैनेज कर रहा है और हर महीने हमें उससे पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी हमारा एसेट ही है। और इसके उल्टे लायबिलिटी वो चीज है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। मान लीजिए कि हम कोई बड़ा घर लेते हैं और इस घर से हमें कोई इनकम नहीं मिल रही है, तो इस घर ने एक ही बार में हमारा खर्च नहीं करवाया, बल्कि बार बार हमें इसमें खर्चा करना पड़ेगा, और इसलिए ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। कभी इसमें मेंटेनेंस का खर्च देना पड़ेगा, जैसे लॉन को साफ रखने के लिए माली रखना पड़ेगा। और अगर सिंपल सा घर भी है तो भी हमें नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले ही ना, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि हम एटलीस्ट इन टर्म्स को, और ये जो शब्दावली, ये जो जार्गन्स हम यूज कर रहे हैं, इन्हें हम समझें और लाइफ में एसेट्स को लायबिलिटीज से पहले खरीदें। और यह ध्यान रखें कि एसेट्स से हमें ज्यादा पैसा आना चाहिए और लायबिलिटीज से हमारी जेब से कम पैसे जाने चाहिए। और अगर आसान करें तो असल में आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर एसेट खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हैं तो आप लायबिलिटी खरीदते रहिए। और इनके बीच को फर्क न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए एक आदमी इसीलिए परेशान होता रहता है क्योंकि न तो वो इन शब्दों को समझ पाता है और ना ही इन नंबर्स को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या नंबर्स में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं, तो पैसे के बारे में सीखना और समझदारी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, शब्दों में भी और नंबर में भी। ध्यान रखिए कि सिर्फ नंबर से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। मायने तो पूरी कहानी के होते हैं।
किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट में नंबर को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहां जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर असेट की जगह लायबिलिटी खरीदते रहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि गरीब आदमी अपना पैसा कैसे खर्च करता है। एक्चुअली एक गरीब इंसान को असेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो बेचारा अपने पैसों को कुछ इस तरह से खर्च करता है। उसे पैसे उसकी सैलरी से मिलते हैं, वो उन्हें खर्च कर देता है और उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए रोज दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कम पैसे होने की वजह से ना ये एसेट खरीद पाता है और ना ही लायबिलिटी। अब बात करते हैं मिडिल क्लास आदमी की। एक मिडिल क्लास आदमी के पास इनकम थोड़ी ज्यादा आती है और वो पैसे पहले उसके एक्सपेंस कॉलम में जाते हैं, यानी वो पहले अपने खर्चे पूरे करता है और उसके बाद वो लायबिलिटीज खरीदता है, जैसे कि नई कार, नया मोबाइल फोन, नया घर वगैरह। ये लायबिलिटीज उसकी जेब से हर महीने पैसे निकलवाती रहती हैं। एक मिडिल क्लास इंसान के पास बहुत ही कम असेट्स होते हैं जो उसे पैसा कमा कर दे सकें। कई मिडिल क्लास लोगों के पास कोई भी एसेट नहीं होता है, यानी कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं होता है, इसलिए वो पूरी जिंदगी रैट रेस में लगे रहते हैं। फाइनली आता है एक अमीर आदमी का एग्जाम्पल। इसके पैसे खर्चने के तरीके बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इन लोगों का पूरा फोकस अपने एसेट कॉलम पर होता है, यानी ये अपनी इनकम से पैसा खर्च करके यही सोचता है कि वो ऐसी चीज कैसे बनाए या खरीदे जिससे उसे हर महीने पैसा मिलता रहे और इन पैसों के लिए उसे ज्यादा काम न करना पड़े। इनकी ये सोच होती है कि ये अपनी जिंदगी में एसेट बनाएंगे और उसके बाद ही लायबिलिटी लेंगे। इसलिए कई छोटे बिजनेसमैन को भी आपने यही कहते सुना होगा कि पहले दुकान फिर मकान। तो अभी हमने ये सीखा कि गरीब को एसेट या लायबिलिटी के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। मिडिल क्लास इंसान को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों को शो ऑफ करने के लिए लायबिलिटीज लेता जाता है, जो उसकी जेब से एक बार नहीं बल्कि बार बार पैसे निकलवाती हैं, और इसीलिए ये लोग रैट रेस में लगे रहते हैं। अमीर आदमी सबसे पहले अपने एसेट पर फोकस करता है। वो सोचता है कि पहले वो पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करेगा और उसके बाद ही लायबिलिटीज लेगा। बस पैसे खर्च करने की प्रायोरिटी ही किसी इंसान को अमीर तो किसी को गरीब बना देती है। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। एक गरीब, मिडिल क्लास और अमीर आदमी की जिंदगी में पैसा किस तरह आता जाता है, इसे हम कैश फ्लो बोलते हैं, और कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वो आदमी अपने पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वो उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से इसीलिए शुरू की ताकि मैं ये बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गलती होती है। गलती ये होती है कि वे ये मानते हैं कि पैसे से सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। इसीलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूं, या ये पूछते हैं कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं इसलिए मुझे और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। पर यह देखने में आया है कि ज्यादा पैसे से प्रॉब्लम नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे जायदाद, सैलरी में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वो अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को दिखाता है। अगर ये पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है कि मूर्ख और उसका पैसा जल्दी ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैंने ये कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम एकेडमिक और प्रोफेशनल काबिलियत को हासिल कर सकें। बेशक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी प्रोफेशनल काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं।
1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, ये माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वो होनहार स्टूडेंट आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से ये नहीं पूछा जाता था कि क्या वो डॉक्टर बनना चाहेगा, बस ये मान लिया जाता था। इसका कारण ये था कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा नजर आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे की बहुत सी मुश्किलें हैं, जो भगवान न करे किसी और के सामने हों। इंश्योरेंस कंपनियों ने इस बिजनेस पर काबू कर रखा है, गवर्नमेंट भी दखल दे रही है और कोर्ट में मुआवजे के केस फाइल हो रहे हैं वगैरह। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए मोटिवेट करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि प्रोफेशनल सक्सेस का एकेडमिक सक्सेस से कोई सीधा रिलेशन नहीं है, जैसा कभी हुआ करता था। क्योंकि स्टूडेंट्स में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने बिजनेस में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज्यादा मेहनत करते हैं पर अपनी प्रॉब्लम से जीत नहीं पाते। उनकी एजुकेशन में कमी ये नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि कमी ये है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह से संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती है। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है, पर हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, पर पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ रेंट के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। प्रॉब्लम यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वो छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास दो लोगों की सैलरी होती है और वे अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी इनकम बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ने लगती है, उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। एक एम्प्लॉय के लिए टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही उसे सैलरी मिलेगी, सीधा ही सबसे पहले उसका टैक्स कटेगा। बाद में बचे हुए पैसे उससे मिलेंगे, जिससे वो अपने बाकी के खर्चे करेगा। और टैक्स एक सबसे बड़ा एक्सपेंस है। फिर लायबिलिटी बढ़ने लगती है। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस यंग पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी इनकम बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे रेंट के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके लायबिलिटी का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से होम लोन और क्रेडिट कार्ड लोन चुकाने हैं। अब वे रैट रेस में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं। ये प्रोसेस फिर रिपीट होता है। ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है और तभी उनके पास एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। जब वो खत्म हो जाता है तब एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनका सबसे बड़ा एसेट, उनका घर, उसकी कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर करती है क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें, और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले इंटरेस्ट से उन्हें टैक्स में छूट यानी कि एग्जेम्पशन भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं
और ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन को होम लोन में बदल लिया है। उनका पेमेंट भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। प्रॉब्लम से डील करने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। दिवाली, न्यू ईयर की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसा बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूं। पर अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे यंग कपल से हर समय टकराता हूं। उनके नाम बदलते रहते हैं पर उनकी पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूं। वे मुझसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज्यादा पैसे कैसे कमाया जा सकता है। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल प्रॉब्लम पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे एसेट और लायबिलिटी के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की प्रॉब्लम सुलझती है। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है। वो कहता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो सबसे पहले तो उस गड्ढे को और खोदना बंद कर दो। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। वे सवाल पूछने के बजाय कॉपी करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते जाते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के थॉट कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा एग्जेम्पशन मिलेगी। सेफ जॉब खोजो, गलतियां मत करो, रिस्क मत उठाओ, वगैरह वगैरह। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे गेम में, रिलेशनशिप में, करियर में, पैसों का डर, समाज से कट जाने का डर। और इन्हीं कारणों से लोग लीक पर चलते रहते हैं और समाज की एक्सेप्टेड बिलीफ या पॉपुलर ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक कसट है, कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सेफ हैं। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की कॉपी करने के कारण पैसे की बहुत सी प्रॉब्लम पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तो हमें स्कूल में प्रॉब्लम आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम सिर्फ अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग
उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी। हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता इन शब्दों से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल के बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की एजुकेशन तो नहीं थी, पर उनके पास पैसे की नॉलेज थी और इसी कारण वे सक्सेसफुल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे कि एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को जॉब पर रख सकता है। इसीलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का फायदा मिला। पर इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सोशल बिलीफ के साथ नहीं चल पाए जो हमारे टीचर हमें सिखाते थे, और इस वजह से कई प्रॉब्लम्स पैदा हो गईं। जब कोई टीचर कहता था कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भवें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पेटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था और रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूल की एजुकेशन दरअसल क्रिएटिविटी का गला घोंट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहां अच्छे एम्प्लॉय तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो असल जिंदगी में कितना काम आएगा, या हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर जवाब मिलता था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते थे, अपने टीचर्स और साथ पढ़ने वाले बच्चों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, पर हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर बहस होने लगी थी। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरी मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह की बातें सुनता था। मेरे डैडी टीचर से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है। अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना फर्क था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक असेट था, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से ये एक लायबिलिटी थी। घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते हैं, यानी अदर एक्सपेंसेस। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्चा। इसका मतलब था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। आज भी लोग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर असेट क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है, और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस पॉपुलर बिलीफ को देखने का एक और नजरिया दिखाना चाहता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक असेट नहीं होगा, बल्कि एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो ये रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक इमोशनल चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि पैसा हर फैसले को इमोशनल बना देता है। एक, जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह से मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो वो कर्ज लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। 2, हालांकि लोगों को होम लोन की पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वे अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपए का इस्तेमाल लायबिलिटीज लेने में ही करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। 3,
प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने 10,000 रुपए तक पहुंच गया। ये तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनके रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। 4, घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने लिए घर कर्ज पर लिया था। उन्हें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। 5, सबसे बड़े नुकसान अपॉर्चुनिटी गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आप अपने लिए कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी शुरुआत में ही अपने लिए एसेट बनाने लग जाएं तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनका एसेट भी बढ़ जाएगा और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च को चुकाने के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। इन शॉर्ट बोलें तो अपना घर खरीदने का फैसला बहुत महंगा पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। 1, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई होती है। 2, एक्स्ट्रा कैपिटल की बर्बादी, जिसे दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। 3, एजुकेशन की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके एसेट में उनका घर, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सेफ खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रैट रेस में फंसे इंसान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उनके खर्च हमेशा उनकी इनकम से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनकी लायबिलिटी जैसे होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज उनकी जेब से हर महीने इतना पैसा निकाल लेते थे जितना कि उनके एसेट उनके लिए कभी भी नहीं कमा पाते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वे जी जान लगाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उन्होंने अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखा था। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। एसेट वाले कॉलम की इनकम इतनी ज्यादा होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा भी बच जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से एसेट वाले कॉलम में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली इनकम भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि एग्जैक्टली अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं। मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी बेसिक इनकम सैलरी से होती है और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही इनकम बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहा गया है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनका बड़ा एसेट है और इसलिए वे इनकम दिलाने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। मिडिल क्लास को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी यानी कि क्रेडिट सोसाइटी 2 बातें मानती है। पहली ये कि खुद का घर एक इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरी ये कि सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी जॉब में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी लाइफस्टाइल कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में यानी कि 1990 के डिकेड में जॉब में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मिडिल क्लास पैसे के मामले में कितना इनसिक्योर है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401 के प्लान आ गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 2004 के बाद से पेंशन देना बंद कर दिया गया। सिर्फ डिफेंस सर्विसेज में पेंशन्स हैं और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी गई और इससे
रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मिडिल क्लास में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मिडिल क्लास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि वे सेफ होने के सिंबल हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी जॉब में, टैक्स और होम लोन चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत ज्यादा बिजी हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वे इन्वेस्ट करने की स्किल सीख सकें। इसीलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सेफ है क्योंकि ये कई टुकड़ों में बंट गया है, या आप अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मिडिल क्लास का ये ग्रुप म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड प्रिंसिपल्स को सही मानता है। सेफ रहो, रिस्क से बचे रहो। असली ट्रेजेडी तो यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण एवरेज मिडिल क्लास लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ खेलने का असली कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता, उनके पास कोई एसेट नहीं होता जहां से इनकम आनी चाहिए, जबकि उनके पास बहुत सी लायबिलिटीज होती हैं और हर सैलरी के साथ वो और लायबिलिटीज भी लेते रहते हैं। आमतौर पर उनकी इनकम का इकलौता साधन उनकी सैलरी होती है। एक तरह से उनका जीवन पूरी तरह से उनके बॉस पर डिपेंडेंट होता है। और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है, जैसे कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रही हो, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस सेक्शन के शुरू में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप इनकम देने वाली प्रॉपर्टी खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपनी लायबिलिटी और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसा आपके एसेट वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपके पास इतने एसेट हो जाएंगे कि आप और ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 100% से बिना किसी लिमिट तक प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 50,000 रुपए की रकम जल्दी ही 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो जाती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें मिडिल क्लास बहुत ही रिस्क भरा मानता है। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की पैसे की नासमझी है, फाइनेंशियल इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान है, जो उसे बहुत रिस्क भरा बना देती है। एक एम्प्लॉय होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी जॉब का पैटर्न जनरली ये होता है। एक, आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सक्सेस से दरअसल आपका मालिक सक्सेसफुल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। 2, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएं इसके पहले ही गवर्नमेंट आपकी सैलरी में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप गवर्नमेंट को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना होम लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो प्रॉब्लम यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप ये फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि आपके गोल्स को किस तरह से सेट किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी सैलरी के सहारे ही एसेट बनाना चाहते हैं। जब उनकी वेल्थ बढ़ती है तो वे किस तरह से अपनी सक्सेस को मापते हैं। कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है। एसेट और लायबिलिटी की मेरी अपनी डेफिनेशन की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी ही डेफिनेशन है।
दरअसल मैंने इसे बकमिस्टर फुलर नाम के इंसान से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी आर्किटेक्ट इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और उस एप्लीकेशन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, पर उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वो एबिलिटी या काबिलियत है जिसके सहारे वो आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। ये नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपके एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क है। हर इंसान को लगता है कि उसके पास जो सामान है वो बहुत कीमती है, पर इस डेफिनेशन से सचमुच सही असेसमेंट किया जा सकता है। मैं अब असेस कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि फाइनेंशियल रूप से आजाद होने के मेरे गोल के मामले में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वो चीज जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसीलिए आप फाइनेंशियल रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल असेट के कॉलम की कैश फ्लो के लायबिलिटी वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास हर महीने में अपने एसेट से 10,000 रुपए कैश आ रहा है और मेरा खर्च हर महीने 20,000 रुपए है। तो सवाल यह है कि मेरे पास कितनी दौलत है। अब हम बकमिस्टर फुलर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उनके डेफिनेशन के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। जब मैं अपने एसेट से हर महीने 20,000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। हर महीने मेरे एसेट से मुझे जो इनकम मिलती है वो मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इसके पहले अपने एसेट से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस पॉइंट पर मैं अपनी सैलरी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूं। मैंने अपने एसेट बनाने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हुआ, जिसके कारण आज मैं फाइनेंशियल रूप से आजाद हो गया हूं। अगर मैं आज अपनी जॉब छोड़ भी दूं तो मेरे एसेट से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला गोल यह होगा कि मेरे एसेट से आने वाले एक्स्ट्रा कैश को फिर से एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर दिया जाए। मैं जितने पैसे अपने लिए एसेट्स बनाने में खर्च करता रहूंगा, मेरे एसेट्स मुझे उतना ही पैसा देते रहेंगे। यानी मेरा एसेट वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है। और जब तक मैं अपने खर्च यानी एक्सपेंसेस को आने वाले कैश से कम रखता हूं तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी इनकम फिजिकल मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से हो रही है। जब तक री इन्वेस्टमेंट का यह प्रोसेस चलता रहेगा मैं अमीर बनने के रास्ते पर तेजी से चलता रहूंगा। अमीरी का असली डेफिनेशन देखने वाले की नजर में होता है। आप कभी बेहद अमीर नहीं हो सकते। तो आइए इस चैप्टर के लेसन को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला, अमीर एसेट खरीदते हैं। दूसरा, गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदता है पर यह सोचता है कि वो एसेट खरीद रहा है।